नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आज बात अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की नई छलांग पर होगी। हमारा देश अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष में भारत को नए आंख कान मिलने जा रहे हैं। हमारे इसरो ने अमेरिका के नासा के साथ मिलकर एक ऐसा शानदार सैटेलाइट तैयार कर लिया है जो आसमान से धरती की निगहबानी करेगा। ये सैटेलाइट भूकंप और सुनामी जैसे कुदरत के कहर से पहले हमें आगाह कर देगा। कुदरत के कहर से बचाने वाला ये सैटेलाइट भारत पहुंच चुका है। इसका नाम निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार रखा गया है। निसार दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसरो और नासा ने मिलकर इस सैटेलाइट को 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया है। इसरो अगले साल इस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। नजर हर तूफान पर, खबर हर भूकंप की। चेतावनी हर बाढ़ की। वार्निंग सूखे और अकाल की। हर पिघलते ग्लेशियर पर नजर। फटने से पहले ज्वालामुखी की खबर। दरकते पहाड़ों पर अपडेट। कुदरत की हर करवट का संकेत। धरती की कोख में होने वाली हर हलचल पर अब आसमान से हमारी निगाह होगी। अंतरिक्ष में तैनात आंखों से अब हम धरती की तहों में हो रही हर हलचल पर नजर रख सकेंगे। कुदरत का कहर टूटने से पहले सावधानी का सायरन बजाने वाले इस तकनीकी करिश्मे का नाम है निसार सैटेलाइट। आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने संयुक्त रूप से एक नया सैटेलाइट विकसित किया है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी धरती पर नजर रखने वाला उपग्रह है। हम जो ऊपर से जमीन का तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन। अभी जमीन का जो फोटो है तो इसमें से हमको बहुत सारी चीज पता चलता है। जो हमको पौधा कैसे है, फसल कैसे होगी, नदी का प्रवाह कैसे होगी, समुद्र का तूफान कैसे होगी, और कल कोई भूकंपन हो सकता है क्या नहीं तो कभी आग्नेयगिरी का कोई उत्थान हो सकता है क्या नहीं। तो ये सभी हम जो चित्र लेते हैं आकाश से पृथ्वी का तरफ देख के, तो तब हम उसी को अर्थ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। नासा और इसरो के इस जॉइंट वेंचर को एक खास नाम दिया गया है और वो नाम है निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस सैटेलाइट को 8 मार्च को अमेरिका के कैलिफोर्निया से बेंगलुरु लाया गया है। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान इस सैटेलाइट को लेकर भारत पहुंचा था। आपको बता दें कि निसार सैटेलाइट बेहद खास है।
ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह को सबसे करीब से स्कैन कर सकता है और पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव के बारे में भी पता लगा सकता है। बर्फीला जगह है, जैसे ग्लेशियर है, आर्कटिक है, उधर बर्फ पिघल जा रहे हैं कि अब नई बर्फ जम रही है, तो जमता है तो कितना, पिघलता है तो कितना हाइट हुई है। ऐसे जमीन में कोई जमीन का आप नीचे से खिसक सकता है, जैसे जोशीमठ पे हुआ। तो ये खिसक एक दिन पे नहीं होते, बहुत दिन से धीरे धीरे होते, एक दिन सडनली बढ़ जाती है। तो उसमें जमीन कहीं खिसक रहा है क्या नहीं, किंबा कोई जमीन पे जब भूकंप होती है तो 5-6 महीना पहले से वो जमीन पे धीरे धीरे ऐसे वो फूलता रहता है, बट वो फूलता इतना कम होती है तो आपको पता नहीं चलता है, हमारा आंखों को पता, बट निसार को पता चल जाएगा कि 12 दिन पे कोई मिलीमीटर एक्यूरेसी में कोई वृद्धि हो रही है, क्या फूल रहा है क्या नहीं। निसार को मुख्य रूप से 5 तरह की जानकारियां इकट्ठा करने के मकसद से बनाया गया है। पहला, ये पृथ्वी की सतह में होने वाले सभी परिवर्तन और इकोसिस्टम में होने वाले बदलाव की जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन को समझना आसान होगा। दूसरा, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ये पहले से ही अलर्ट कर देगा। तीसरा, इस सैटेलाइट से जो डेटा मिलेगा उसकी मदद से फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकेगी और मिट्टी में नमी का अध्ययन भी किया जा सकेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। चौथा, निसार सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए भी डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे दुनिया में जंगलों की कटाई की निगरानी मुमकिन हो पाएगी। और पांचवी बात ये कि इस सैटेलाइट की मदद से ये भी पता चल सकेगा कि पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र के जलस्तर में कैसे वृद्धि हो रही है और कार्बन स्टोरेज की क्या स्थिति है। ये जब रेडार से मेजर करते हैं, इसके जो इंटरफेरोमेट्री पे, इसमें एक दिन का इमेज और एक दिन का इमेज लेते हैं, दोनों में हम उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो तरंग का कैसा वेरिएशन हो रहा है, दोनों में डिस्टेंस इतना प्रिसाइज मेजरमेंट होती है कि हम उसमें से पता कर सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुई है दूरत्व में, और वो दूरत्व से हम वो हाइट का परिवर्तन से कन्वर्ट कर लेते हैं। हम सैटेलाइट का लोकेशन जान लेते हैं, तो सैटेलाइट से जमीन का जो दूरत्व में जो परिवर्तन हुई, उसी से जमीन का हाइट का कितना वेरिएशन हुई है वो पता कर सकते हैं। इस सैटेलाइट को फिलहाल बेंगलुरु में इसरो के सैटेलाइट सेंटर में रखा गया है। रेडार और सैटेलाइट को जोड़ने के बाद यहाँ कुछ टेस्ट किए जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद ही इसरो अगले साल इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इसरो ने 1979 से अब तक करीब 30 से ज्यादा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सब का अलग अलग उद्देश्य था, जैसे खेती और मौसम से जुड़े हुए स्पेस इनपुट हासिल करना, ताकि बेहतर प्लानिंग की जा सके। लेकिन ये पहली बार होगा जब इतना एडवांस्ड सैटेलाइट धरती की कक्षा में छोड़ा जा रहा है, जो हमारे ग्रह की तहों में होने वाली तमाम जो हलचल है उसके पूरे इकोसिस्टम पर एक पैनी नजर रखेगा। निसार सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो भारत के किसी भी दूसरे सैटेलाइट से मिलने वाली पिक्चर्स की तुलना में बेहद हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। देखिए खास रिपोर्ट। बात साल 1999 की है। कारगिल की चोटियों पर रण छिड़ा था और हमारे जाबाज अपने पराक्रम से दुश्मन के दंभ को खाक में मिला रहे थे। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से कारगिल का जीपीएस सैटेलाइट डेटा शेयर करने के लिए कहा था, ताकि ये मालूम किया जा सके कि पाकिस्तानी घुसपैठिए किस लोकेशन से भारत में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ये डेटा देने से इनकार कर दिया था। ये वो जमाना था जब पश्चिमी देशों में इसरो की ताकत को कम तर आंका जाता था।
और भारत अगर अमेरिका से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई सहयोग मांगता था तो अमेरिका इनकार कर देता था। लेकिन आज उसी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जॉइंट वेंचर में हमारे इसरो के साथ सैटेलाइट विकसित कर रही है। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्पेस साइंस में भारत के बढ़ते कद और जमती धाक का सबूत है। इससे पहले अगर नासा द्वारा किसी सैटेलाइट का निर्माण किया जाता था तो इसमें इसरो की ज्यादा भूमिका नहीं होती थी और हम नासा के साथ जॉइंट वेंचर में ऐसे सैटेलाइट नहीं बनाते थे। लेकिन इस बार हमने 50-50 पार्टनरशिप में नासा के साथ ये सैटेलाइट बनाया है। ये पहली बार हुआ है जब किसी सैटेलाइट का एक भाग नासा ने तो वहीं दूसरा भाग इसरो ने विकसित किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक लैब में इंटीग्रेशन के बाद इसे बेंगलुरु लाया गया है, जहां अब इसे अगले साल लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है। निसार को विकसित करने के लिए इसरो और नासा के बीच 2014 में करार हुआ था। इसके तहत इसी साल फरवरी को नासा ने इसे इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ को सौंपा था। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। निसार सैटेलाइट के निर्माण में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसरो ने इस प्रोजेक्ट पर 788 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि नासा ने करीब 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। निसार सैटेलाइट में बादलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की क्षमता है, यानी ये दिन और रात दोनों समय काम कर सकता है। इसे नियर पोल अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा और ये 12 दिनों में धरती का एक चक्कर लगाएगा। 2800 किलोग्राम के इस सैटेलाइट में 39 फुट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है, जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना है। इस एंटीना में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की क्षमता है। इसका रेडार इतना ताकतवर है कि ये 240 किलोमीटर तक के एरिया की साफ तस्वीरें ले सकता है। इस सैटेलाइट के कम से कम 3 से 5 साल तक लगातार काम करने की उम्मीद है। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो GSLV Mk2 रॉकेट इस्तेमाल कर सकता है। नासा के मुताबिक निसार पहला सैटेलाइट मिशन है जिसमें 2 अलग-अलग रेडार फ्रीक्वेंसी L बैंड और S बैंड का इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए इसरो ने S बैंड रेडार के साथ स्पेसक्राफ्ट बस और GSLV लॉन्च सिस्टम मुहैया कराया है। इसरो ने S बैंड रेडार को अहमदाबाद में मौजूद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में विकसित किया है, जबकि नासा ने स्पेसक्राफ्ट बस में L बैंड रेडार, GPS उच्च क्षमता वाले सॉलिड डेटा रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सबसिस्टम फिट किया है। ये पृथ्वी की क्रस्ट आइस शीट और इकोसिस्टम से जुड़ी जरूरी जानकारियां देगा। आपका कैमरा वो छोटा है, दूर देख रहे हैं, बहुत आप छोटे लेंस पे दूर देखिए तो क्या होगी, आपको चित्र बहुत कोर्स रेजोल्यूशन होगी। बट उसमें से हम बार बार हम थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं, फिर चित्र लेते हैं। ऐसे चित्र हम जब चित्र का इमेज लेते हैं, फिर उसको हम जोड़ के हम गणित कंप्यूटर पे ऐसा 60 किलोमीटर का एंटेना बनाते हैं। तो ये जब बनाते हैं तब इसको बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर। अपर्चर मतलब एंटेना। ये सिंथेटिक एंटेना बनाते हैं, तो इसलिए रेडार का नाम सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। एल बैंड का जो सिग्नल है वो जो जितने पेड़ पौधा ऊपर पत्ता का अंदर से आके नीचे तक उसका जो नीचे जो शाखा प्रशाखा तक देख सकता है। और एस बैंड का वेवलेंथ इससे करीबन 3 गुना कम है। एल बैंड पे 25 सेंटीमीटर है, इसमें 10 सेंटीमीटर है। तो एस बैंड वो जो बड़ी बड़ी पैसा जो आम का पेड़ है वो नीचे का पत्ता, नीचे का डाल शाखा प्रशाखा नहीं आती है, ऊपर का पत्ता देख सकते हैं। तो एल बैंड है ना, आप सोचो वो भी थोड़ा पत्ता देखेगा बट वो शाखा प्रशाखा ज्यादा देखेगा। और एस बैंड वही आम पेड़ का पत्ता ज्यादा देखेगा, शाखा प्रशाखा कम देखेगा। ये कमाल का सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं से आगाह करने के साथ साथ भूजल स्तर, तेल और गैस प्लांट से लीकेज होने पर पोल्यूशन में बदलाव का स्तर और हवा के बहाव में होने वाले बदलाव की जानकारी देने में भी सक्षम होगा। कितने किलोमीटर रास्ता बना, हर 12 दिन पे इतना किलोमीटर बनना चाहिए, इतना बना क्या नहीं,
वो भी हम पता कर सकते हैं। जैसे जो पोखर रहती है गांव में, जैसे हम सोचते हैं ना पोखर पे पानी, पर छोटी छोटी लेक रहती है, जो कलकत्ता में जैसे है, ऐसे बहुत सारे शहर पे है। तो इसी से स्मॉल इरिगेशन होती है। तो ये जो स्मॉल इरिगेशन होती है, हमको पता चले जो पूरा साल पे कि कैसे पानी भर रहा है, कितना भर रहा है, कितना घट रहा है। तो ऐसा चीज, ऐसे सब जितने जो नेचुरल प्रोसेस है वो हम एसेस कर सकते हैं और इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो हमने बाद में हमारे इकोनॉमी में काम में आएगा। निसार सैटेलाइट अंतरिक्ष से हमारी पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। धरती पर कुदरत के कहर की जानकारी देने के साथ साथ ये अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के बारे में भी आगाह करेगा। इसके साथ ही ये अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे की जानकारी भी देगा। ये शानदार सैटेलाइट अगले साल से धरती की निगहबानी के लिए आसमान में तैनात हो जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इसरो अंतरिक्ष में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने के मिशन पर है। अगले साल सिर्फ निसार सैटेलाइट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में कई और उपलब्धियां भी इसरो के नाम दर्ज होने वाली हैं। चंद्रयान 2 मिशन की कमियों से सबक लेकर अब इसरो चंद्रयान 3 के जरिए एक बार फिर से चांद की दहलीज की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि सिर्फ मिशन मून ही नहीं बल्कि इसरो मिशन गगनयान के ऊपर भी तेजी के साथ काम कर रहा है। इसरो की प्लानिंग देखकर यही लग रहा है कि अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो साल 2024 के अंत में गगनयान मिशन के तहत इसरो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजकर नया इतिहास रचेगा। मिशन गगनयान के अलावा भी भारत अंतरिक्ष में कुछ और मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इनमें मिशन वीनस और आदित्य L1 मिशन सबसे ज्यादा खास हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2024 में निसार की लॉन्चिंग भारत के लिए अंतरिक्ष में एक बेहद बड़ा कदम साबित होगा। इसरो हर गुजरते साल के साथ नए और शानदार अभियानों के साथ अंतरिक्ष में अपनी छाप छोड़ने के और करीब आता जा रहा है। जहां एक तरफ हम चांद की दहलीज छूने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन लॉन्च करने से कुछ ही कदम की दूरी पर है। 2024 में भारत मिशन गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन को अंजाम देने जा रहा है। अंतरिक्ष में अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को इसरो ने गगनयान नाम दिया है। अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी की ये वो उड़ान होगी जो स्पेस रेस में भारत को एक नई पहचान दिलाएगी। मिशन गगनयान के तहत इसरो अगले साल के आखिर तक 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मिशन गगनयान पूरा कैसे होगा। मिशन गगनयान के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके तहत तय तारीख और समय पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को श्रीहरिकोटा स्टेशन से GSLV Mk3 लॉन्चिंग व्हीकल के जरिए लॉन्च किया जाएगा। गगनयान 16 मिनट में धरती के लोअर ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में पहुंचेगा। अगले 3 दिनों तक गगनयान अपने यात्रियों समेत धरती से 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसके बाद वापसी के दौरान क्रू और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पैराशूट की मदद से क्रू मॉड्यूल को अरब सागर में भारत के समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित उतारा जाएगा और इसके साथ ही मिशन गगनयान पूरा हो जाएगा। मिशन के 2 बेहद अहम पड़ाव इस साल पूरे कर लिए जाएंगे। इसरो गगनयान से जुड़े 2 शुरुआती मिशन को इसी साल पूरा कर लेगा। इस साल जून के बाद इसरो गगनयान से जुड़े 2 शुरुआती मिशन लॉन्च करेगा। इन दोनों मिशन में कोई एस्ट्रोनॉट शामिल नहीं होगा। पहले मिशन में इसरो का अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के चक्कर लगाकर लौटेगा। दूसरे मिशन में व्योममित्र नाम की एक हाफ ह्यूमनॉइड को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस साल लॉन्च होने वाले दोनों मिशन की कामयाबी से ही गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित उड़ान की राह निकलेगी। ये दोनों मिशन सभी कसौटियों पर खरे उतरे तो अगले साल इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के आखिर तक इसरो ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लेगा। मिशन गगनयान के अलावा मिशन मून में भी इसरो के कदम काफी आगे बढ़ चुके हैं।
2008 में चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के साथ शुरू हुआ सफर अब चंद्रयान 3 तक जा पहुंचा है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के साथ साथ भारत चांद पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया था। यही वजह थी कि बेहद तैयारी और उम्मीदों के साथ 2019 में भारत ने मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। बारह जून 2019 को इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने घोषणा की थी कि चंद्रमा पर जाने के लिए भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान 2 को 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाएगा। आखिरकार 22 जुलाई 2019 को तमाम तैयारियों के बाद GSLV Mk3M1 ने चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 4 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 2 से ली गई धरती की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया। 14 अगस्त को चंद्रयान 2 ने सफलतापूर्वक लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में प्रवेश किया और 20 अगस्त को चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। 22 अगस्त को इसरो ने चंद्रमा की सतह से करीब 2650 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 2 के LI4 कैमरे से ली गई चंद्रमा की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया। इसके बाद 2 सितंबर को लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग हुआ। 7 सितंबर 2019 यानी लैंडिंग की तय तारीख वाले दिन भी लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह की ओर लाने वाली प्रक्रिया 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक बिल्कुल सामान्य और पहले से तय योजना के मुताबिक ही दिखाई दी। लेकिन कुछ समय बाद ही लैंडर का संपर्क जमीनी स्टेशन से टूट गया और मिशन चंद्रयान 2 अधूरा रह गया था। भारत पुरानी कमियों से सबक लेते हुए तेजी के साथ चंद्रयान 3 की तैयारियों में जुट गया है। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के सफर में एक अहम कामयाबी मिली है। इसरो ने चंद्रयान 3 लैंडर का एक बेहद जरूरी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। सैटेलाइट लॉन्चिंग से जुड़े इस टेस्ट को EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या EMC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच UR राव उपग्रह केंद्र में किया गया था। इस टेस्ट को भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन की पहली अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। यही वजह है कि इसरो इस टेस्ट को मून मिशन के लिए मील का पत्थर बता रहा है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 वास्तव में मिशन चंद्रयान 2 के आगे की कड़ी है। इसके तहत चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की एंड टू एंड क्षमता का पता चलेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहद ढंग से समझना है। इसी को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 की तैयारी की जा रही है। इस बार इसरो को कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा भारत अंतरिक्ष में मिशन वीनस और आदित्य L1 मिशन की भी योजना बना रहा है। भारत दिसंबर 2024 तक शुक्रयान को स्पेस में भेज सकता है। दरअसल शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो इस ग्रह को घेरे रहते हैं। इसी वजह से इसका वातावरण काफी जहरीला होता है। शुक्रयान इन्हीं सब चीजों का बारीकी से अध्ययन करेगा। उम्मीद है कि इस अनोखे ग्रह के बारे में कई नई जानकारियां सामने आएंगी, जबकि इसरो सूरज से जुड़े रिसर्च के लिए आदित्य L1 मिशन की तैयारी कर रहा है। ये सूर्य पर केंद्रित भारत का पहला मिशन होगा। ये मिशन सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करेगा। इसके वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी रिसर्च की जाएगी। स्पेस में मिशन चंद्रयान, मिशन गगनयान, मिशन वीनस और मिशन आदित्य L1 जैसे शानदार अभियान ये साबित करते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के पटल पर भारत का सितारा बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।